गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का एक और टॉपिक पढ़ेंगे, वायरस। कल हमने कोशिका या फिर सेल के बारे में पढ़ा था कि कोशिका को नाम किसने दिया, उसकी खोज किसने की, ठीक है। और कोशिका के अंदर जो भी अन्य पदार्थ पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनकी क्या थ्योरी थी। उसके बाद में कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा और उसके बाद में कोशिकाओं के प्रकार जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है वायरस या फिर विषाणु, ठीक है। तो देखो, वायरस क्या है, एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है सरल विष। और जिस मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलेंगे विषाणु विज्ञान या फिर वीरोलॉजी, ठीक है। उसको हम बोलेंगे विषाणु विज्ञान या फिर वीरोलॉजी। अब ये कि विषाणु की खोज किसने की, ठीक है। तो विषाणु की खोज की सबसे पहले इवेनोवस्की नामक वैज्ञानिक ने, किसमें, तंबाकू के मोज़ेक रोग में। उन्होंने क्या किया कि जब तंबाकू के मोज़ेक रोग को देखा तो उन्हें लगा कि ये रोग किसी जीवाणु द्वारा होता है। तो उन्होंने क्या किया कि बार बार जीवाणुरोधी अभिकारकों का प्रयोग किया, लेकिन उसके बाद भी क्या है, तंबाकू में ये रोग खत्म नहीं हुआ। बार बार क्या है, ये रोग हो रहा था जीवाणुरोधी पदार्थों का उपयोग करने के बाद भी। तो उसके बाद में उनको पता चला कि तंबाकू के अंदर ये जो मोज़ेक रोग हो रहा है ये किसी जीवाणु द्वारा ना होकर किसी और कारक के द्वारा या फिर किसी और चीज के द्वारा हो रहा है। तो उन्होंने खोज की, तब पता चला कि ये जो रोग है वो वायरस द्वारा हो रहा है और उन्होंने इसको नाम दिया वायरस। एक और वैज्ञानिक थे स्टैनले, जिन्होंने क्या किया, विषाणु को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया, ठीक है। तो अब कि विषाणु होता क्या है, तो देखो, विषाणु को हम सजीव और निर्जीव वस्तुओं या सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो विषाणु होता है वो क्या होता है, अगर वो स्वतंत्र रूप से अगर रह रहा है प्रकृति में, ठीक है, तो क्या होता है, वो एक निर्जीव की तरह कार्य करता है। मतलब ना तो उसमें कोई वृद्धि होती है, ना जनन होता है, कुछ भी। लेकिन अगर वो क्या होता है, किसी परपोषक के अंदर या किसी सजीव जीव के अंदर अगर विषाणु पाया जाता है तो वो क्या है, एक सजीव की तरह क्रियाएं करता है। मतलब कि उसमें वृद्धि भी होती है, वो पोषण भी प्राप्त करता है, अपनी संख्या में वृद्धि भी करता है, अपनी नई संततियां भी विकसित करता है। तो विषाणु बेसिकली क्या है, एक रोग कारक है जो दूसरे जीवों में क्या है, रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि विषाणु के सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला लक्षण कि विषाणु में किसी भी प्रकार का कोई भी सामान्य कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता है। मतलब हम इसको एक कोशिका नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें जैसे एक कोशिका होती है तो उसके अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है और भी क्या है, बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। लेकिन विषाणु जो है वो एक कोशिकीय तो होता है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का ना तो कोई द्रव्य पाया जाता है, ना कोई और कोशिकांग पाए जाते हैं। इसलिए हम इसको क्या है, विषाणु को सामान्य कोशिकीय संगठन प्रकार का नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें कोशिकाओं के समान कोई भी संगठन नहीं पाया जाता। ना तो उसमें कोशिका द्रव्य पाया जाएगा, ना केंद्रक पाया जाएगा, ना जो बाकी के कोशिकांग हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम, ये सब नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए जो विषाणु है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सामान्य कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता है। अगला, डीएनए या आरएनए वायरस। इसका मतलब क्या है कि जो विषाणु होते हैं उसमें केवल और केवल या तो डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए। की विषाणु में केवल क्या है, आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे जो भी जीव होते हैं तो ज्यादातर जीवों में क्या है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या करेगा, जो भी एक पीढ़ी के अंदर जो भी लक्षण है उन लक्षणों को क्या है, दूसरी पीढ़ी के अंदर पहुंचाएगा। लेकिन जो वायरस है उसमें क्या है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए भी पाया जा सकता है और आरएनए भी पाया जा सकता है। आरएनए भी क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर लेके जाता है। और विषाणु में डीएनए या आरएनए कि उसमें कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए है
या आरएनए, उस आधार पर अलग अलग वायरस होते हैं। अगर डीएनए आनुवंशिक पदार्थ पाया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे डीएनए वायरस, और अगर उस वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ पाया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे आरएनए वायरस। अगला लक्षण, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी वृद्धि या विभाजन नहीं होता है। मतलब कि अगर जो विषाणु है वो किसी अगर स्वतंत्र रूप से रह रहा है प्रकृति में, तो क्या है उसमें ना तो कोई वृद्धि होगी, ना तो वो अपने आकार में वृद्धि करेगा, ना ही क्या है उसकी कोशिका में कोई भी विभाजन होगा। ठीक है, तो विषाणु में ना तो वृद्धि होती है ना ही विभाजन होता है। अगला लक्षण, ये प्रतिजैविक औषधियों, जो भी विषाणु होते हैं उन पे क्या है, जो प्रतिजैविक औषधियां होती है उनका जो प्रभाव है वो बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब उन पे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिजैविक औषधि का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। अगला लक्षण, ये अति सूक्ष्म होते हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। अगर हम नग्न आंखों से इनको देखते हैं तो ये हमें दिखाई भी नहीं देते। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। अगला लक्षण, जितने भी विषाणु होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। मतलब उनमें जो पदार्थ होता है वो केवल और केवल प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। तो जितने भी वायरस है वो किससे, न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। वायरस में केवल और केवल दो संरचनाएं पाई जाती है। एक उसकी ऐसे बाहरी संरचना जो क्या होती है प्रोटीन, ये क्या जो बाहरी आवरण होता है ये प्रोटीन का बना होता है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। पाया जाता है, या फिर जो केंद्रीय बीच वाली संरचना होगी उसको हम बोलेंगे केंद्रीय कोड। तो जो वायरस होगा उसमें केवल और केवल दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाएगी। जो बाहर का आवरण होगा वो प्रोटीन का बना होगा, जिसको हम बोलेंगे कैप्सिड, और प्रोटीन के आवरण के मध्य में या तो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाएगा, और उस आनुवंशिक पदार्थ को या जो मध्य में संरचना पाई जाएगी उसको हम बोलेंगे केंद्रीय कोड। ठीक है, तो बाह्य आवरण कैप्सिड और जो आंतरिक या फिर केंद्रीय पार्ट है उसको हम बोलेंगे केंद्रीय कोड। उसके बाद में है कि ये फिल्टर से छाने जा सकते हैं। मतलब कि हमने पढ़ा कि जो विषाणु होते हैं वो क्या होते हैं, आकार में बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, उनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। तो ये आकार में छोटे होने के कारण, मतलब इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि इन्हें किसी भी फिल्टर द्वारा या किसी भी निस्यंदन द्वारा क्या है आसानी से छाना जा सकता है। ये उस फिल्टर के आर पार निकल सकते हैं। अगला लक्षण, ये अधिक प्रभावी होते हैं। मतलब कि हमने क्या पढ़ा कि विषाणु क्या होता है, एक रोग कारक होता है। तो अगर ये किसी जीव में रोग पैदा करते हैं तो इनकी कम से कम मात्रा भी क्या है उस जीव के अंदर रोग उत्पन्न करने के लिए काफी होती है। मतलब अगर इनका संक्रमण किसी जीव के शरीर में हो जाए तो अगर इनकी थोड़ी सी भी मात्रा उस जीव के शरीर के अंदर चली जाती है तो उस जीव में क्या है संक्रमण पैदा हो जाता है, या फिर विषाणु के द्वारा जो भी बीमारियां होनी होती है वो हो जाती है। अगला लक्षण, ये पोषक कोशिकाओं के बाहर, मतलब हमने क्या पढ़ा कि जो वायरस होते हैं वो अगर स्वतंत्र रूप में जीवन यापन करते हैं तब तो क्या होते हैं वो बिल्कुल ही निर्जीव की तरह जीवन यापन करते हैं, और अगर वो किसी पोषक कोशिका के अंदर या किसी दूसरे जीव के अंदर अपना जीवन यापन पूर्ण करते हैं तो वो सजीव के भांति कार्य करते हैं। और अगर वो उस सजीव के अंदर नहीं रह रहे, मतलब पोषक कोशिका के बाहर रह रहे हैं, स्वतंत्र जीवन यापन कर रहे हैं प्रकृति में, तो उस टाइम हम जो वायरस होंगे उसको बोलेंगे विरियोन। क्या बोलेंगे, विरियोन। ठीक है, अगर कोई भी वायरस जो कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह रहा है वो कोई पोषक कोशिका के बाहर है तो उस टाइम हम वायरस को बोलेंगे विरियोन। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो वायरस होता है वो आकार में बहुत ही छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। तो जो वायरस होता है उसका आमाप क्या होता है, 10 से लेकर 300 माइक्रोमीटर व्यास के वायरस होते हैं। ठीक है, कि वायरस का जो आकार है वो 10 से लेकर 300 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अब ये कि वायरस का जो आमाप है या फिर वायरस का जो व्यास है उसको ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी विधियां प्रयुक्त की जाती है। सबसे पहले विभिन्न छनकों से छानकर, मतलब कि जितने भी फिल्टर होते हैं या जितने भी निस्यंदन होते हैं उनमें क्या है कुछ विशेषताएं होती है कि इस फिल्टर से सिर्फ इतनी आमाप के जो कण है वो ही क्या है फिल्टर हो सकते हैं, मतलब छन सकते हैं। तो विभिन्न छनकों की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि अगर मतलब मान लो कोई फिल्टर है उससे ऐसा हुआ कि जैसे 20 से 25 माइक्रोमीटर के कण ही छन सकते हैं,
तो उसमें से जो वायरस छन जाएंगे वो हमें पता लग जाएगा कि इनका जो व्यास है वो 20 से 50 माइक्रोमीटर तक है। इसी प्रकार अलग अलग जो फिल्टर होते हैं उनकी क्षमताएं अलग अलग होती है कि उनमें अलग अलग व्यास के जो कण हैं वो फिल्टर हो सकते हैं उसमें से। तो इस वजह से मतलब या फिर इस प्रकार हम क्या है जो भी वायरस है उनका आकार या फिर उनका जो अमाप है वो ज्ञात कर सकते हैं कि उनका जो व्यास है वो कितना है। दूसरी विधि द्रुत गति अपकेंद्रण द्वारा। तो देखो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो ये क्या होता है, एक मशीन होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है एक घुमावदार प्लेट लगी रहती है जिसमें क्या है बहुत सारी परख नलियां रखने की जगह होती है। तो उन परख नलियों के अंदर अगर हम कोई भी द्रव डालकर और उस सेंट्रीफ्यूज के अंदर घुमाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो अलग अलग आकार के कण होते हैं वो अलग अलग सतह पे बैठ जाते हैं। मतलब कि जो सबसे भारी कण होंगे वो नीचे नीचे बैठ जाएंगे, उसके बाद जो थोड़े हल्के कण होंगे वो उसके ऊपर, उसके बाद जो और हल्के कण होंगे वो और उसके ऊपर व्यवस्थित हो जाएंगे, इस प्रकार। तो हम द्रुत गति अपकेंद्रण द्वारा भी क्या है जो वायरस है उनका आकार ज्ञात कर सकते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि जो वायरस होते हैं वो नग्न आंखों से तो हम देख ही नहीं सकते, उनको क्या है माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। तो जो एक बहुत ही विकसित प्रकार का माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके द्वारा भी हम क्या है वायरस का आकार या उसका आमाप ज्ञात कर सकते हैं कि उस वायरस का आकार कितना है। अगला वायरस के प्रकार कि वायरस अपनी आकृति या फिर अपने आकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं दो प्रकार के, पहला समव्यासीय और दूसरा असमव्यासीय। जो समव्यासीय वायरस है वो कौन से होंगे, गोलाकार होंगे, और उन सभी का जो व्यास है वो क्या है समान होगा, ठीक है। और जो समव्यासीय वायरस होते हैं उनका जो आकार होगा वो 17 से लेकर 60 माइक्रोमीटर तक होगा, 17 से लेकर 60 माइक्रोमीटर तक। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि तंबाकू मोजेक वायरस हो गया, तो इसका जो आकार होता है वो 17 माइक्रोन होता है। और एक और वायरस होता है वुंड ट्यूमर जिसका आकार होता है 60 माइक्रोन। दूसरे प्रकार के वायरस आते हैं असमव्यासीय। तो ये वाले वायरस होते हैं असमव्यासीय, इसमें क्या है जितने भी प्रकार के वायरस पाए जाएंगे उन सब का व्यास क्या है अलग अलग पाया जाएगा, उन सब का आकार आमाप अलग अलग पाया जाएगा। तो असमव्यासीय वायरसों को भी क्या है आगे 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले छड़ या फिर दंडाकार वायरस। इस प्रकार में जो वायरस होंगे वो क्या होंगे छोटी छड़ के रूप में दिखाई देंगे इसमें जो भी वायरस आएंगे, और इनकी जो लंबाई होती है छड़ या दंडाकार वायरस की वो 60 माइक्रोन तक लंबे हो सकते हैं और 18 माइक्रोन तक चौड़े हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया मोजेक वायरस। अगला है दृढ़ शलाखा रूपी वायरस, मतलब इसमें जो वायरस आएंगे वो क्या है शलाखा के रूप में पाए जाएंगे। इनमें भी 300 माइक्रोन तक लंबाई हो सकती है इनकी और 15 माइक्रोन तक इनकी चौड़ाई। इसका एग्जाम्पल हो गया तंबाकू मोजेक वायरस। अगला है प्रत्यास्थ तंतु की। तो ये वाले जो वायरस होंगे उनमें क्या होता है उनकी लंबाई तो बहुत ज्यादा होती है और चौड़ाई क्या होती है कम होती है। इसका एग्जाम्पल हो गया गेहूं का रेखित मोजेक विषाणु और चुकंदर का मोजेक विषाणु। तो आज हमने लगभग वायरस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। तो देखो क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले वायरस, तो वायरस क्या होता है, ये एक रोग कारक है जो कि क्या है दूसरे जीवों के अंदर संक्रमण पैदा करता है या रोग उत्पन्न करता है। जो वायरस शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सरल विष, और विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम विषाणु विज्ञान या फिर वायरोलॉजी बोलते हैं। अब की विषाणु की खोज किसने की, सबसे पहले इवेनो बस की, जो वो तंबाकू के मोजेक रोग पर रिसर्च कर रहे थे। तो उन्हें क्या लगा था कि जो तंबाकू का मोजेक रोग है वो जीवाणु द्वारा होता है, तो उन्होंने क्या किया बहुत सारे जीवाणुरोधी पदार्थों का उपयोग किया उस पौधे पर, लेकिन फिर भी क्या है उस पौधे से वो रोग गया ही नहीं। तो बाद में उन्हें पता चला कि ये जो रोग है तंबाकू का मोजेक रोग ये जीवाणु द्वारा ना होकर किसी और रोग कारक द्वारा हो रहा है, और उन्होंने इसको नाम दिया विषाणु। एक और वैज्ञानिक थे स्टैनले, जिन्होंने क्या किया विषाणु को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। आगे हमने पढ़ा विषाणु के लक्षण। तो सबसे पहला कि इसमें कोई भी सामान्य कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता है, मतलब कि इसमें सामान्य कोशिका की तरह कोई भी संरचना नहीं पाई जाती है, ना इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ना केंद्रक, ना ही जो बाकी के कोशिकांग होते हैं वो पाए जाते हैं। अगला
इनमें केवल और केवल डीएनए और आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो जिन विषाणुओं में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होगा उनको बोलेंगे डीएनए वायरस, और जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होगा उनको बोलेंगे आरएनए वायरस। अगला, इनमें कोई भी वृद्धि नहीं होती है, ना तो ये अपने आकार में वृद्धि करते हैं, ना आकृति में, और ना ही इनमें कोई विभाजन होता है। अगला, इन पे जो प्रतिजैविक औषधियां होती है उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला लक्षण, ये आकार में बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, मतलब कि नग्न आंखों से देखने पर ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। अगला है कि जो विषाणु होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे न्यूक्लियोप्रोटीन से बने रहते हैं। इनमें बाहर की तरफ एक आवरण पाया जाता है जो कि प्रोटीन का होता है, जिसको बोलते हैं कैप्सिड, और अंदर की तरफ आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, या फिर जो केंद्रीय भाग होता है उसको हम बोलेंगे केंद्रीय कोड। उसके बाद में हमने पढ़ा कि क्योंकि जो विषाणु होते हैं वो क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, तो इनको फिल्टर से या फिर निस्यंदन से छानकर अलग अलग किया जा सकता है। अगला, ये बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं, मतलब कि दूसरे जीवों में रोग फैलाने के लिए इनकी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा भी काफी होती है। इनकी सूक्ष्म मात्रा अगर जीव के शरीर में प्रेजेंट होगी तो क्या है, जीव संक्रमित हो सकता है। अगला, ये पोषक कोशिका के बाहर विरियन कहलाते हैं, मतलब जब ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं या फिर पोषक कोशिका के बाहर रहते हैं तो उस टाइम इनको बोलेंगे हम विरियन। अगला है इनका आकार, तो जो भी वायरस होते हैं उनका आकार होता है 10 से लेकर 300 माइक्रोमीटर तक। ये 10 से लेकर 300 माइक्रोमीटर व्यास तक हो सकते हैं। और इनका आकार ज्ञात करने के लिए 3 विधियां, पहली विभिन्न फिल्टरों से छानकर, दूसरा द्रुत गति अपकेंद्रण द्वारा, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा। उसके बाद में हमने पढ़े वायरस के प्रकार। तो वायरस 2 प्रकार के हो सकते हैं आकार के आधार पर। पहला समव्यासीय, जिसमें क्या होगा, जितने भी वायरस होंगे वो समान व्यास के पाए जाएंगे और गोलाकार पाए जाएंगे। दूसरा होता है असमव्यासीय, जिसमें क्या होगा, जो भी वायरस पाए जाएंगे वो अलग अलग व्यास के या अलग अलग आकार के पाए जाएंगे। तो जो समव्यासीय वायरस है वो क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं, और उनका जो आकार होता है वो 17 से 60 माइक्रोमीटर तक होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया तंबाकू मोजेक वायरस, जो कि 17 माइक्रोन का होता है, और वुंड ट्यूमर जो कि 60 माइक्रोमीटर का होता है। दूसरे असमव्यासी, इनको भी क्या है, आगे 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है छड़ या दंडाकार। तो ये इनकी आकृति या तो छड़ के समान होगी या फिर छड़ के समान आकृति होती है। ये क्या होता है, 60 माइक्रोन तक लंबे और 18 माइक्रोन तक चौड़े हो सकते हैं। इनका एग्जाम्पल हो गया मोजेक वायरस। अगला है दृढ़ शिलाखा रूपी, तो इनकी जो आकृति है वो शिलाखा के रूप में होगी। इनकी भी जो लंबाई है वो 300 माइक्रोन तक हो सकती है और चौड़ाई 15 माइक्रोन तक। इनका उदाहरण है तंबाकू मोजेक वायरस। अब लास्ट वायरस है प्रत्यास्थ तंतु की। इन वायरसों में क्या होता है, इनकी लंबाई अधिक होती है लेकिन जो चौड़ाई होती है वो कम होती है। इसका उदाहरण हो गया गेहूं का रेखित मोजेक वायरस या फिर जो चुकंदर का मोजेक विषाणु। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे अगली क्लास में।